तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अपने प्रीवियस सेशन पे हमने अनडू टूल देखा, रीडू टूल देखा, जूम टूल देखा, सिलेक्शन टूल देखा, क्रॉप टूल देखा, क्विक ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म टूल देखा, फ्लड फिल और टेक्स्ट को हम कैसे ऐड करते हैं ये हमने देखा। आगे हम चलते हैं अपने रूलर की ओर, रूलर टूल की ओर। कैंसिल करती हूँ, पहले मैं लेयर को डिलीट, लेयर को डिलीट कर लिया है। चलते हैं अपने रूलर टूल की ओर। तो ये रूलर टूल है। रूलर मतलब आपको पता ही होगा, जैसे स्केल हम यूज़ करते हैं वही है ये। हमें इसे रोटेशन देना है, हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। हमें अगर उसे खींचना है, लंबा करना है, तो इसकी मदद से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू हम दे सकते हैं। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, जब भी हम इसमें कुछ छेड़खानी करेंगे ये नीचे हमें उसकी वैल्यू बता देगा। यहाँ से हम इसे मूव करते हैं, बीच वाले से मूव कर सकते हैं। आपने देखा, हम लेते हैं एक ब्रश टूल, हमने ले लिया, ऐड कर देखा, हमने नीचे वाली लेयर पे हमने रूलर को रखा है और हम ऊपर वाली लेयर पे आ गए हैं। और हम अपना कलर पिक कर लेंगे, जैसे कि ब्लू हमारा सिलेक्टेड है, हमने ब्रश लिया। अगर हमें किसी भी लाइन को बनाना है, लाइन खींचना है हमें, मैं ब्रश छोटा कर रही हूँ यहाँ से, हमें किसी भी टाइप की लाइन हमें क्रिएट करना है, एक सीधी लाइन हमें बनाना है, तो हम उसके लिए रूलर का यूज़ करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। आप देख सकते हैं, हम यहाँ से इसे मूव कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर एक और लाइन खींचनी तो हमने इसे मूव किया और हमने अपनी लाइन को जो है ड्रॉ कर लिया। अगर हमें रोटेट करना है, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें तिरछी लाइन चाहिए, तो हम यहाँ से हमने रोटेट कर लिया, जो इस पॉइंट से होकर जाएगा। हमें ये 2 पॉइंट्स प्रोवाइड कर रहा है और ये कुछ इस तरह से हम तिरछी लाइन को जो है बना सकते हैं। हम किसी भी एंगल पे लाइन को जो है क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम स्केल से रख के हम एक लाइन को खींचते हैं, उसी तरह से ये टूल वर्क करता है लाइन बनाने। तो ये था हमारा रूलर टूल। सेकेंड है हमारा इलिप्स टूल। जैसे कि आप देख सकते हैं, इलिप्स एक गोल शेप में होता है, कर्व शेप में होता है, कर्व्स के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, हमें जब इसे मूव करना है तो हम इसकी मदद से बीच वाले बटन की मदद से हम इसे मूव कर सकते हैं। अगर हमें ये टूल नहीं चाहिए तो हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। हमें चाहिए तो हम सिंगल क्लिक लेफ़्ट माउस बटन के साथ हमें इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं। एक एक्सिस पे वो रोटेट होगा, इसी पॉइंट पे वो रोटेट होगा। यहाँ से हम इसे खींच सकते हैं, मतलब उसे लंबा या पतला कर सकते हैं। यहाँ से हम उसे ज़ूम इन या ज़ूम आउट कर सकते हैं। देखते हैं इस पर हम वर्क कैसे कर सकते हैं। इस पर वर्क करने के लिए सेम जैसे हमने स्केल के ऊपर अप्लाई किया था, रूलर के ऊपर हमने अप्लाई किया था, वैसे ही हमें इसके ऊपर जो है अप्लाई करना है। यहाँ से कलर चेंज कर लिए। अगर हमें ब्रश चेंज करना है तो हम यहाँ से ब्रश भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने एक ब्रश पैटर्न को ले लिया। मैं यहाँ से पहले इरेज कर लेती हूँ, ये पार्ट नहीं चाहिए। मैं ऑप्शन बंद करती हूँ और मैं पूरे स्केल पार्ट को इरेज कर लेती हूँ। अगर कोई पहला ऑप्शन ऑन होगा तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो हमने इसे इरेज कर लिया है। मैं यहाँ से इलिप्स टूल लेती हूँ, ये मैंने इलिप्स टूल लिया। मैं यहाँ से ब्रश लेती हूँ, ब्रश का मैंने ब्रश के पैटर्न को चेंज कर लिया है। और ये आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं इसके ऊपर ले जाऊँगी ये हमें एक लाइन बना के दे देगा। जैसे मैं इसका साइज़ बड़ा करती हूँ, मैंने इसकी साइज़ बड़ा किया और इसके साथ ही साथ मैं ब्रश की भी थिकनेस को बड़ा कर रही हूँ। जब मैं राइट साइड ले जाती हूँ तो ब्रश की थिकनेस जो है बड़ी हो जाती है, ये आप देख सकते हैं। हाँ, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, फिर से ग्रीन कलर लेते हैं और ये हम ब्रश को जो ये आप देख सकते हैं हम वर्क करते हैं। ये एक टेक्सचर ब्रश है, इसमें हम टेक्सचर्स डाल सकते हैं। कलर चेंज करके हम कोई भी एक कलरफुल पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इतने आधे पार्ट में चाहिए, यहाँ से आधे पार्ट में चाहिए,
यहाँ से अगर मुझे शेप गोल शेप में चाहिए, मैंने ऐसा कर लिया इसको, और मैंने यहाँ से वापस से कलर चेंज कर लिया और मैंने ब्रश चेंज कर लिया। हम ऐसा नहीं है कि हमें एक ही ब्रश यूज़ कर सकते हैं, हम दूसरा ब्रश यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप ब्रश का प्रीव्यू देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन क्या होने वाला है, हमें क्या आउटपुट मिलने वाला है। तो ये हम देख सकते हैं। मुझे ये ब्रश नहीं चाहिए, मैं कोई और पैटर्न ट्राई कर रही हूँ। जैसे कि मुझे ये स्टाइल चाहिए, मैंने ये सेलेक्ट किया, ब्रश क्लोज किया, यहाँ से मैंने इसे, एक मिनट, हम बढ़ा लेते हैं साइज़। ये जब हम इसके प्रेशर को बढ़ाएंगे तब हमें उसका डिज़ाइन दिखेगा। अगर हम इसे लेस करके रखेंगे तो ये पूरी एक लाइन की तरह दिखेगी। हमें यहाँ से इसके प्रॉपर्टीज़ के साथ खेलना पड़ेगा, तब जाके हमें इसका ओरिजिनल पैटर्न जो है समझ आएगा। ये आप देख सकते हैं। और ये ब्रश कुछ इस तरीके से वर्क करता है। हम इसके साइज़ को जो है कम कर देते हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरह से वर्क कर रहा है। अगर हम इसे स्लो स्लो लेकर जाएंगे तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न क्रिएट करता है। तो इस तरह से हम अपने इलिप्स टूल का यूज़ कर सकते हैं और कोई भी डिज़ाइन हम क्रिएट कर सकते हैं। हर टूल का, हर ब्रश का एक अलग यूज़ है, जो कि आप यूज़ कर करके आप उसे समझ सकते हैं। ये एक इंक स्प्लैश जैसा एक कुछ हमें इफ़ेक्ट दे रहा है, तो इस तरीके का कुछ इफ़ेक्ट ये क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसे हम क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के लिए हम या तो इरेज़र टूल का हेल्प ले सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट ऑप्शन पे जाके हम इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये एक बार में हमें क्लियर आउटपुट देगा। नेक्स्ट होता है हमारा फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व जो है हमारे 3 डिज़ाइंस में आता है। एक ये पैटर्न आप देख रहे हैं, इसे मैं यहाँ पे आपको क्रिएट करके दिखा देती हूँ। ये भी सेम वर्क करता है, जैसे कि हमने रूलर के ऊपर रूलर रखा और हमने लाइन खींच दी, इलिप्स के लिए हमने इलिप्स रखा और हमने उसी के अराउंड हमने शेप क्रिएट किया। वैसे ही फ्रेंच वर्क भी वर्क करता है, फ्रेंच कर्व भी वर्क करता है। हमने इस पर भी हम इसके अकॉर्डिंग, जैसे जैसे ये एक इरेगुलर शेप फॉर्म करने के लिए, अगर सर्कल है तो ये सर्कल ही फॉर्म करेगा सिर्फ। एक मिनट में दिखाती हूँ इस ऑप्शन को बंद करके। अगर कोई भी एक सर्कल है तो सिर्फ एक सर्कल ही फॉर्म कर सकता है, वो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन नहीं फॉर्म कर सकता। लेकिन अगर हमें इस तरीके का डिज़ाइन फॉर्म करना है, कोई इरेगुलर शेप, रेगुलर शेप हम किसको बोलते हैं, हम एक स्क्वायर है इसको हम एक रेगुलर शेप बोलेंगे। सीधी लाइन गई, यहाँ से सीधी लाइन गई, यहाँ से सीधी, और ये सीधी लाइन पे ख़त्म हो गई। सर्कुलर को हम एक रेगुलर शेप बोलेंगे क्योंकि ये एक रेगुलर चल रहा है। लेकिन इस शेप को हम इरेगुलर बोलते हैं, यानी कि जो कंटिन्यूस नहीं है। ये देखिए यहाँ पे एक छोटी सी कर्व बना रहा है, यहाँ पे एक, मैं दूसरे कलर से बताती हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा कर्व बना रहा है, यहाँ पे एक बड़ा सा कर्व बना रहा है, फिर ये थोड़ा सा ट्विस्ट ले रहा है, फिर ये ऐसा एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है, फिर कुछ ऐसा शेप फॉर्म करके छोटा सा ये ऐसा कर्व लेकर के फिर ऐसा कर्व, मतलब एक अलग पैटर्न ये फॉर्म कर रहा है। तो वैसे सारे डिज़ाइंस के लिए हम जो है फ्रेंच कर्व का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ऐसा किया, इतना सा मैंने शेप बनाया है, फिर चाहे तो मैं इसे छोटा कर ली, इसे मैं यहाँ से रोटेट कर सकती हूँ। कुछ इस तरह का मैंने रोटेट किया मान लेते हैं। मैं इसका साइज़ जो है यहाँ से जूम आउट कर सकती हूँ। मैंने वापस से इसे रोटेट किया, मैं इसे यहाँ से मूव करके शेप में ऐसे जॉइन कर दूँगी। लेकिन मैं यहाँ से अगर इसके ऊपर मैं ब्रश चलाती हूँ तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का शेप हमें दे रहा है। ये हम इरेज़र से हम इसे आर्ट को कर सकते हैं। इरेज़र का साइज़ हम छोटा कर लेते हैं, ओपेसिटी को हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। छोटे इरेज़र का
फ्रेंच कर्व हमें बंद करना होगा और फिर हम इसे इस तरह से, तो आप देख सकते हैं ये जो शेप फॉर्म हुआ है ये हम किसी सर्कल या किसी रूलर को या इलिप्स टूल को हम यूज़ करके ये शेप हम नहीं बना सकते थे, जो हमने फ्रेंच कर्व की मदद से हमने ये एक इरेगुलर शेप फॉर्म किया है। तो मैं आपको बता रही थी कि फ्रेंच कर्व है 3 पैटर्न के होते हैं। एक पैटर्न ये हुआ, दूसरे पैटर्न पे जाने के लिए एक मैं आपको बना करके दिखाती हूँ यहाँ पे एक न्यू लेयर पे। आप देख सकते हैं इसी के ऊपर वर्क करता है ये एक पैटर्न हुआ। दूसरा पैटर्न जो है इसका हम मूव करके दूसरी जगह पे बना लेते हैं। ये जो है ये इसका दूसरा पैटर्न है। और तीसरा, जब हम इस बटन को क्लिक करते हैं तब हम इसकी पैटर्न्स जो हैं ये चेंज होती है। और ये है मूव टूल, इसकी मदद से हम इसके शेप को मूव कर लेते हैं। यहाँ से हम इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब पहले ऐसा था, इस साइड था, अगर हमें उल्टे साइड चाहिए तो हम इसे रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। और ये है हमारा रोटेशन टूल, जिसकी वजह से हम रोटेट करते हैं। तो एक डिज़ाइन हमारा ये है। तो ये हमें 3 पैटर्न्स पे देता है, जिसे हम रोटेट कर करके हम अपने हिसाब से एक अलग अलग शेप्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं। ये आप देख सकते हैं। जब हम इसे रिफ्लेक्ट करेंगे यही चीज़, मैं आपको एक अलग लेयर पे दिखाती हूँ। इसे मैं छोटा कर लेते हैं, जैसे कि एक विंग का डिज़ाइन हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने न्यू लेयर ऐड किया, हमने छोटा किया, यहाँ से हमने ये शेप फॉर्म किया। अब हम इसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं और यहाँ से हम इसे मूव कर देते हैं इधर। और फिर से हमने यही पैटर्न को जो है के ऊपर में वर्क करा लिया। और जब हम इसे क्लोज करते हैं तो आप देख सकते हैं एक विंग का पैटर्न या एक पंख का पैटर्न, एक वैसा डिज़ाइन एक ये फॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे फ्रेंच कर्व्स यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई भी इरेगुलर शेप हमें चाहिए तो हम फ्रेंच कर्व की मदद से हम उसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्सपेक्टिव टूल। पर्सपेक्टिव टूल के अंदर हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं: 1 पॉइंट मोड, 2 पॉइंट मोड, 3 पॉइंट मोड और फिश आई मोड। ये सब बेसिकली ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये जो हमारे, ये आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि ये 1 पॉइंट मोड मतलब 1 पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है, 2 पॉइंट मतलब हमें 2 पॉइंट देगा, 3 पॉइंट में 3 पॉइंट, और फिश आई में वो हमें इस तरीके का कुछ स्फेरिकल शेप हमें प्रोवाइड करेगा। तो 1 पॉइंट ये पर्सपेक्टिव जो है कंसेप्ट ड्राइंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी हम किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर एंगल से देखते हैं, जैसे कि एक कार को हम जब एक एंगल से देखते हैं, किसी एक साइड से देखते हैं, तो वो जिस तरीके का दिखता है, तो उसकी मेजरमेंट करने के लिए या उसका एक रफ स्केच ड्रॉ करने के लिए हम पर्सपेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। ये भी बोल सकते हैं एक तरीके का स्केल है, मगर स्केल नहीं रहता, ये पॉइंट रहता है। हम उसको गिज़्मो की मदद से हम इस पर वर्क करते हैं। जैसे मैं आपको न्यू लेयर पे दिखाती हूँ, ये सारी लेयर्स को मैं डिलीट कर देती हूँ। हमने यहाँ से डिलीट कर लिया, सेलेक्ट करना है और डिलीट करना है। आप देख सकते हैं मैंने एक, ये जो दिख रहा है ये, इसे हम बोलते हैं गिज़्मो बोलते हैं, जो कि इस पॉइंट के थ्रू हमें दिखाता है कि हम कौन से एंगल पे बनाने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक एंगल जो है ये मैंने फॉर्म कर लिया, और ये इंटरसेक्ट करेगा, सिर्फ इसी पॉइंट को ये इंटरसेक्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं, तो हम इस 1 पॉइंट में हम जो भी वर्क करेंगे वो इस पॉइंट के थ्रू ही वर्क होगा, वो इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा। हम किसी भी एरिया पे बनाएंगे वो इस पॉइंट पे ही आके क्रॉस करेगा। ये आप देख सकते हैं मैं कहीं भी रख रही हूँ, ये इंक्लाइंड लाइन है, जो तिरछी लाइन जो हमें दिख रही है ये, तो हमें इस उसको इसके पार होकर जाना पड़ेगा। ये है 1 पॉइंट का मतलब। ये हम बेसिकली 3D ड्राइंग्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा 2 पॉइंट। 2 पॉइंट में हमें 2 पॉइंट मिल जाएगा, और 2 पॉइंट मिलते ही हम इसे यहाँ से पहले मूव कर लेते हैं, नीचे ले आते हैं या ऊपर ही रखते हैं इधर।
ये आप देख सकते हैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट से लेकर हमें एक शेप ये हमको प्रोवाइड कर रहा है। हम जो भी वर्क करेंगे वो इस पॉइंट और इस पॉइंट 2 पॉइंट की मदद से फॉर्म होगा और सारी रेज जो हैं इसी पॉइंट को क्रॉस करेगी। ये भी 2 पॉइंट, जैसे कि हमें रेलवे लाइंस बनानी है, रेलवे ट्रैक्स बनाने होते हैं, तो हम इसकी मदद से हम एक एंगल उसे प्रोवाइड करते हैं। या रोड बनानी होती है, कोई भी हमें ऐसी चीज़ दिखानी है, कहीं का स्केच बनाना है जिसमें गली दिख रही है या रोड दिख रही है या रेलवे ट्रैक हमें दिख रहा है जाता हुआ, तो वो पर्सपेक्टिव कहलाता है। तो हम वो सब बनाने के लिए, वैसी ड्राइंग्स बनाने के लिए और डिटेल में जाने के लिए हम पर्सपेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से है ये हमारा 3 पॉइंट में हमें 3 पॉइंट मिल जाता है और जो इन 3 पॉइंट को इंटरसेक्ट करके काम करता है। आप देख सकते हैं कुछ भी करेंगे वो इन 3 पॉइंट के को क्रॉस करके ही वर्क करेगा। या आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ से कोई लाइन क्रॉस कर रही हूँ तो इस पॉइंट को क्रॉस कर रही है, अगर मैं यहाँ से कर रही हूँ तो वो इस पॉइंट को क्रॉस कर रही है, और अगर मैं नीचे से कर रही हूँ वो इस पॉइंट को, ये जो हमारा पॉइंट है उसको क्रॉस कर। यहाँ से मैं हाइट करती हूँ। हाँ, यहाँ से हम हाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये नहीं चाहिए, ये नहीं दिखाना है, आपको बस बनाना है पॉइंट के थ्रू, तो आप देख सकते हैं उसकी डॉटेड जो लाइंस थी वो हाइड हो गई है, लेकिन हमारे गिज़्मो जो है वो इसके अकॉर्डिंग ही वर्क कर रही है। आप देख सकते हैं मैं जैसे जैसे अपने कर्सर को ले जा रही हूँ, ट्रैक करके घुमा रही हूँ, उसी तरीके से इसका जो गिज़्मो है वो वर्क कर रहा है। देख सकते हैं ये इस पॉइंट को इंटरसेक्ट किया, ये इस पॉइंट को इंटरसेक्ट किया, और यहाँ से इस पॉइंट को इंटरसेक्ट किया, तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट मोड जो है वर्क करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हम आई बटन को ऑन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिश आई मोड। फिश आई मोड को भी आप देख सकते हैं। अगर हम बाहर से इसे वर्क करते हैं तो आप देख सकते हैं ये वर्क नहीं कर रहा है, ना इसका गिज़्मो काम आ रहा है, ना कोई भी लाइन वर्क करे। लेकिन जैसे ही हम उस गिज़्मो के कर्सर को हम इसके अंदर ले आते हैं, इस सर्कल के अंदर ले आते हैं, तो आप देख सकते हैं वो एक कर्व फॉर्म कर रहा है। अब वो स्ट्रेट नहीं रहा, सिवाय इसके जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वो हॉरिजॉन्टल ही चाहिए। अगर हम बाहर से ला रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये आड़ा तिरछा जा रहा है, लेकिन वही चीज़ अगर मैं बीच से चालू कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रही है। मैं आपको क्लियर आउट करके बताती हूँ। हमारा न्यू लेयर, तो आप देख सकते हैं जब मैं बाहर से ला रही हूँ ये वर्क ही नहीं कर रहा है, और इसे अंडू करते हैं। और जब मैं अंदर से वर्क कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं एक सीधा लाइन जो है ये फॉर्म कर लिया है। इसी तरह से इधर और नीचे जाने के लिए आप देख सकते हैं सीधा लाइन फॉर्म कर लिया है। और वही अगर हमें सर्कल बनाना है तो हम यहाँ से कलर चेंज करते हैं, तो आप देख सकते हैं अंदर की तरफ हमारी जो कर्व्स है आ चुकी है और हम इस तरह से वर्क कर सकते हैं। एक बेसिक शेप देने के लिए, एक सर्कुलर शेप देने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे फिश आई मोड का कर्व्स लाइन के लिए। आप देख सकते हैं हम यहाँ से साइज़ छोटा कर सकते हैं, और क्या कलर प्रेफर करूँगी, ब्लू कलर लिया, और यहाँ से हम परफेक्ट शेप यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर हम यहाँ से छोटा करेंगे और यहाँ से हम रेड कलर ले करके हमने एक शेप को जो है फॉर्म कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इस तरह से जो है हमारा फिश आई वर्क करता है। अगर हमें इस लेयर को लॉक करना है, फिश आई को हमें लॉक करना है, हम चाहते हैं कि वहाँ से हिले नहीं और हम अपना वर्क करें, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब वो हम उसे मूव नहीं कर सकते। पहले जो था वो ओपन था तो हम उसे ऐसे मूव कर सकते थे कहीं भी, लेकिन जब वो लॉक हो जाता है तब हम इसे मूव नहीं करते, वो ऑप्शन ही हट जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ से हमने ये देखिए, अगर मैं बाहर से लाई तो ये वर्क नहीं किया, उसी मोड से लेके गई, बाहर से लाया था मैंने। जब मैं उसके मोड के अंदर से जाती हूँ तो आप देख सकते हैं ये परफेक्ट वर्क करता है। तो ये है हमारा फिश आई।
ये है हमारा आई शो, हमको दिखाना है या हाइड करना है, उसके लिए हम ये आई बटन को जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मैंने हर एक लेयर को हाइड किया है। ऐसे अगर मैं आपको बढ़ाती तो ये बड़ा हौच पौच हो जाता है, मैंने हर एक लेयर को हाइड किया हुआ है सिंगल सिंगल समझाने के लिए। तो वैसे ही ये है, ये हमारे पॉइंट्स को हाइड करने के लिए यूज़ करता है। जो हमारे मोड्स हैं तो ये हम ओपन कर लेते हैं, इसको ये हाइड या शो करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने, मैं बंद करती हूँ यहाँ से न्यू लेयर, मैं ये सारी लेयर्स को डिलीट कर देती हूँ। शिफ्ट के साथ मैंने एक लेयर सेलेक्ट किया, मैंने शिफ्ट प्रेस किया और मैंने नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट किया, तो इससे ये सारी लेयर्स एक बार में सिलेक्ट हो गई। और अब हम यहाँ से इसे मर्ज कर सकते हैं या फिर हम इसे डिलीट कर सकते हैं डायरेक्ट। क्लियर कर दिया हमने, यहाँ से हम डायरेक्ट क्लियर कर सकते हैं ये। नेक्स्ट है अपना सिमेट्री टूल। सिमेट्री का मतलब होता है एक मिरर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना या डबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई एक शेप क्रिएट कर रही हूँ, मैंने एक लेयर लिया, यहाँ पे मैं एक शेप क्रिएट कर रही हूँ। आप देख रहे हैं उसकी कॉपी यहाँ पे अपने आप बन चुकी है। मैंने यहाँ पे क्रिएट किया और वो यहाँ पे अपने आप बन चुकी है, जो कि एक मिरर ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो सिमेट्री जो है ये 3 टाइप की यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर रही है। एक है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिमेट्री, जो कि वाई एक्सिस पे है, जो कि ऐसे सीधा वर्क करता है, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और दूसरा है हमारा हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। वर्टिकल सिमेट्री ये मैंने अलग अलग बनाया। मान लीजिए मुझे एक बटरफ्लाई बनाना है, एक तितली बनानी है, तो तितली आप देखते हैं कि उसके दोनों साइड्स जो हैं बराबर रहते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे एक तितली का कलर फॉर्म कर लेती हूँ, शेप फॉर्म कर लेती हूँ, तो ये हम यहाँ से इसका शेप ले लिए बटरफ्लाई का, ये हम यहाँ से जो है बटरफ्लाई को बना देते हैं। और हम यहाँ से दूसरा कलर पिक करेंगे, ऑरेंज कलर, ने कलर पिक किया, हम यहाँ पे बना रहे हैं। और इसी प्रकार हमने सिर्फ यहाँ पे फॉर्म कर लिया। और ये आप देख सकते हैं कि हमने एक तितली को जो है बना लिया है। तो जो भी ऐसे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं इसको हम बटरफ्लाई की सॉरी वर्टिकल सिमेट्रिकल टूल की मदद से हम ऐसे फिगर्स बना सकते हैं। अगर हमें ये नहीं चाहिए, हमें दूसरा चाहिए, तो हम इसमें कर्सर से की मदद से हम इसे दूसरा शेप फॉर्म कर लेते हैं, इसे हम मूव कर लेते हैं। और इसके बाद हम मान लीजिए मुझे एक लीफ बनाना है, एक पत्ता बनाना है, मैंने ऐसे करके एक, अगर हम बाहर चले जाएंगे तो वो चीज़ बिगड़ जाएगी। हम साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ब्रश साइज़, ये आप देख सकते हैं मैंने एक लीफ पैटर्न जो है ये ड्रॉ कर लिया है। अगर हम बाहर जाएंगे तो ये हमारा डेटा जो है ख़राब करेगी। आप देख सकते हैं, अब इसको मैं हटा के दिखाती हूँ और सिमेट्री को मैं बंद करती हूँ। यहाँ से हमारा एक बन चुका है। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को हम सिमेट्री टूल की मदद से बना सकते हैं। ये था हमारा वर्टिकल सिमेट्री। अब मैं आपको बताती हूँ हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी सेम होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि ये हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब कुछ इस तरह से, यानी हमें कुछ हॉरिजॉन्टल शेप क्रिएट करना है तो हम इस तरीके का क्रिएट कर सकते हैं। हम कोई पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, देखिए कैसे। अगर मैं यहाँ पे कुछ बना रही हूँ, इस तरीके का कुछ ये पैटर्न मैंने क्रिएट किया, मैंने कलर चेंज किया, मैंने यहाँ से कोई एक शेप ले लिया, उसे बना लिया,
इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल सिमेट्री वर्क करता है। जैसे वो वर्टिकल सिमेट्री सीधे पे वर्क करता है ऐसे ये वर्क करता है ऐसे। अगर हम दोनों ऑप्शन को ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये दोनों एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम कुछ भी बनाएंगे तो वो चारों जगह सेम वर्क करेगा। ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम पैटर्न फॉर्म कर सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमेट्री को यूज़ करके। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडियल सिमेट्री। दोनों को हम ऑफ करते हैं। रेडियल सिमेट्री में हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि हम नंबर ऑफ़ सिमेट्रीज़ को बढ़ा या कम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 2, 3, 4, जैसे जैसे हम इसे ऊपर लेके जाएंगे इसमें जो है ये आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 पार्ट्स में ये डिवाइड कर दिया है। और यहाँ पे हमें नंबरिंग भी दे दिया है कि हमने इसे 7 पार्ट्स पे डिवाइड किया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हम कुछ भी यहाँ पे पैटर्न बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसे छेड़छाड़ नहीं करना है, इसे मैं लॉक कर देती हूँ। मैंने इसे लॉक कर दिया। ये आप देख सकते हैं मैं कोई भी डिज़ाइन या पैटर्न बना सकती हूँ। हमें फ्लावर्स बनाने हैं तो हम इससे काफ़ी आसानी से काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। हम नंबर ऑफ़ सिमेट्री इंक्रीज़ करते हैं। 16 रखा, लॉक खोला हमने, यहाँ से हमने इसकी पोजीशन को चेंज किया है। और यहाँ से मैं एक दूसरा कलर पिक करके लॉक कर देते हैं, नहीं तो वो डिस्टर्ब करता है। ये हम एक शेप फॉर्म कर सकते हैं। फिर हमने कलर चेंज किया, फ्लावर पैटर्न जैसा हमें बनाना है, हमने कलर चेंज किया, हमने यहाँ पे कलर फिल कर लिया और ये इस तरीके से बन सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम रेडियल सिमेट्री को यूज़ कर रहे हैं। ये इस टाइप के शेप्स बनाने में काफ़ी लाभदायक होते हैं। और हमने जो 4 पैटर्न मतलब हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को हमने जब जोड़ा तो 4 पैटर्न बन गया था, ये वही चीज़ है। यहाँ पे हम एक और दूसरे पैटर्न का फ्लावर क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ऐसा रखा, लॉक किया, यहाँ से शेप यहाँ से दे रहे हैं। फिर हमने कलर चेंज किया, ये कुछ इस तरीके का आउटपुट हमें देते हैं। ये हमारा यहाँ से लॉक अनलॉक हो रहा है, जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ लॉक कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं। तो ये जो सिमेट्री है, सिमेट्रिकल जो लाइन है ये ऑन हुआ, ये ऑफ़ हुआ। ऑन होने से हमें वो विजिबल होगा और ऑफ़ करने से विजिबल नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर हमने ऑन किया है लेकिन अगर ये ऑफ़ है यहाँ से तो भी हमें वो चीज़ विजिबल नहीं होगी। तो आपको ये दोनों चीज़ चेक करना होगा। रहा लॉक का चीज़, तो हमें विजिबल करना है, ये लॉक करना है। अगर ये ओपन रहेगा तो हम इसे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे रोटेट कर सकते हैं और हम इसे छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। मैं दिखाती हूँ ऐसे। तो ये जो है रोटेशन टूल की मदद से हम इसे रोटेट कर लिए और उसके बाद ऑन ऑफ़ कर लिए। तो ये सब हमने सीखा। मान लीजिए हम ऑफ़ कर लिए हैं, हमें वो दिखना नहीं चाहिए लेकिन हमारे आर्टबोर्ड पे है। अब हम जब भी कोई भी पैटर्न बनाएंगे तो हमें दिखेगा नहीं लेकिन वो अपने पैटर्न को जो है फॉर्म कर लेगा। ये आप देख सकते हैं कैसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो ये था हमारा सिमेट्री टूल के बारे में। तो हम इस लेयर्स को डिलीट कर लेते हैं। और कोशिश करते रहना कि अपनी प्रोजेक्ट फाइल को बीच बीच में हमें सेव करते रहना है। नेक्स्ट है हमारा स्टेडी स्ट्रोक टूल। स्टेडी स्ट्रोक टूल स्टडी स्ट्रोक टूल का मतलब होता है ये सेम लाइन की तरह ही वर्क करता है, लेकिन आप देख रहे हैं ये अभी ज़ीरो है। तो जैसा हम पेंट ब्रश उठाया हमने या कोई भी एक ब्रश हमने उठाया और हम
एक पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, ये एक फ़्लो पे चल रहा है। लेकिन जब हम इसे इंक्रीज़ करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है 17% तक। हम इसे पकड़ना है और हमें इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। तो जैसे हम करते हैं तो आप देख सकते हैं एक स्ट्रिंग लाइक हमें फॉर्म करेगा। ये आप देख सकते हैं पहले एक हमें डॉटेड लाइन दिख रहा है, उसके बाद वो हमें पाथ फॉलो करा रहा है कि हमें दिखा रहा है कि हम कैसे कैसे जा रहे हैं। उसके बाद जो है हमारे जो ब्रश हमने लिया है वो फॉलो हो रहा है। तो ये इस तरह से वर्क होता है। हम जितना बढ़ा के रखेंगे ये उतना ही देर आएगा। आप देख सकते हैं जितनी लंबी स्ट्रिंग है उतना लेट हमारा पैटर्न आ रहा है, और जितना ही पास हमारा नंबर है या जितना ही कम नंबर है उतना ही हमें स्ट्रिंग विजिबल नहीं हो रही है। मैं आपको एक नॉर्मल ब्रश में दिखाती हूँ इसका डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस ये है कि स्टेडी जो है, स्टेडी से हमारे जो स्ट्रोक्स हैं वो काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं। आप देख सकते हैं अगर मैं स्टेडी नहीं यूज़ कर रही हूँ और अगर मैं एक नॉर्मल ब्रश लेकर के कोई भी शेप क्रिएट कर रही हूँ, उतना स्मूथ नहीं है जितना कि एक स्टेडी हमें प्रोवाइड कर। आप देख सकते इतना ही स्मूथ, और ये आप देख सकते हैं इतने स्मूथ नहीं है स्ट्रिंग। नेक्स्ट हम प्रिडिक्टिव स्ट्रोक्स टूल में जाएंगे। प्रिडिक्टिव स्ट्रोक टूल में ये भी हम अपने लेवल को, वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि जब मैंने बना दिया है पैटर्न, ये अभी हमें रिज़ल्ट शो नहीं कर रहा है, लेकिन आप देखना जैसे ही मैं माउस का बटन छोड़ूंगी ये हमें थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ये आपने देखा, जैसे ही मैंने इसे छोड़ा, माउस बटन जैसे ही मैंने रिलीज़ किया, ये अपना एक स्मूथ शेप फॉर्म कर लिया। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। स्टडी टूल जो है हमें डायरेक्ट रिजल्ट देता है, और प्रेडिक्टिव टूल जो है ये हमें काम होने के बाद, पैटर्न बनने के बाद ये हमें एक एंड रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। इससे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ स्टाइल टूल। ड्रॉ स्टाइल टूल से हम सेम लाइंस क्रिएट कर सकते हैं, शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पहले ये हमें एक डॉटेड लाइंस के थ्रू दिखाएगा कि हम कैसे शेप फॉर्म कर रहे हैं, हमारी लाइन जो है सीधी है या नहीं। मान लीजिए मैं ये टूल नहीं यूज़ करती, मैं नॉर्मल पेंसिल लेके मैं बना रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा स्ट्रोक जो है ये सीधा नहीं है। मैं ब्रश टूल ले रही हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि मैं कितनी भी सीधी लाइन लूँ ये सीधा नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं ये ऊपर नीचे होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें जो है ये ड्रॉ स्टाइल टूल दिया है। तो पहले ये हमें एक एंगल प्रोवाइड करता है कि हाँ आप सीधा जा रहे हैं, फिर जैसे ही हमने माउस को छोड़ा ये अपना शेप फॉर्म कर लेता है। फिर हमने यहाँ से एक पॉइंट उठाया और हमें इसी पॉइंट पे जोड़ना है, तो ये इस तरह से एक शेप फॉर्म करके हमें दे रहा है। तो इस तरीके से हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। हम फ्लैट फिल टूल की मदद से हम उस पर कलर एक के बार में फिल कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा ये रेक्टेंगल टूल है, ये पहले शेप फॉर्म करता है, उसके बाद ये हमें लाइन फॉर्मेट में देता है। फिर अगर हमें इसे कलर फिल करना है या ग्रेडियंट फिल करना है, हम अपने हिसाब से कलर जो है यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये टूल वर्क कर रहा है। उसी प्रकार से हमारा थर्ड है सर्कुलर टूल। पहले सर्कल फॉर्म करेगा, सर्कल एक ओवल रखना है तो ये हम कैसे भी ड्रैग करेंगे ओवल का शेप फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमें एक परफेक्ट सर्कल चाहिए तो उसके लिए हमें कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही हम शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे ये आप देख सकते हैं एक परफेक्ट सर्कल फॉर्म हो रहा है। ये हमारा शेप फॉर्म हो गया, हमने इस पर पैटर्न डाल दिया। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से वर्क करता है। लास्ट है हमारा पॉलीलाइन टूल। पॉलीलाइन का मतलब ये है वो लाइंस के थ्रू वर्क तो करता है लेकिन हमें ऑप्शंस भी देता है। जैसे कि हमने एक लाइन यहाँ पे बनाई, यहाँ पे हमें एक सिंगल क्लिक करके छोड़ना है, फिर हमें दूसरा एंगल लेना है, वहाँ पे सिंगल क्लिक करके छोड़ना है, फिर हमें तीसरा एंगल लेना है, वहाँ पे सिंगल क्लिक करके छोड़ना है। ऐसे करके जब हम अपना पूरा पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं, जब हम छोड़ना है, जब हमें लग रहा है कि ये हमारा लास्ट है, अब हमें और नहीं बना, हम वहाँ पे डबल क्लिक करके उस ऑप्शन से बाहर आ जाते हैं। तो ये हमें कुछ इस तरीके का रिजल्ट देता है। जैसे कि हम एक क्राउन बनाते हैं, ताज, एक बेसिक सा ताज। तो हमने इसका बेस ले लिया,
ये हमने उस पर शेप दे दिया। और ये आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरीके से ये पैटर्न क्रिएट किया है। और यहाँ पे हम डबल क्लिक कर दिया, आप देख रहे हैं कि एक शेप फॉर्म हो चुका है। मुझे लगा कि ये मेरा एक्स्ट्रा हो गया, तो मैं इरेज़र टूल लूँगी और यहाँ से मैं इसे 1 मिनट, मैं ऑप्शन से बाहर आना होगा हमें। इरेज़र टूल हम लेंगे और यहाँ से हम इरेज़र की मदद से हम इसे मिटा देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक शेप, क्राउन का शेप जो है फॉर्म कर लिया है। और उसके बाद हम इसके अंदर पे कलर जो है ये हम फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से वर्क कर। तो ये था हमारा ड्रॉ स्टाइल टूल। लास्ट इसके बाद जो है हमारे यहाँ पे सारे टूल्स ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा ये जो बटन दिख रहा है लेयर ऑन ऑफ बटन है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर हम यहाँ से गलती से ऑफ़ हो जाता है कुछ इस तरह से, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि लेयर कहाँ चला गया। हम यहाँ से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। अगर हमें लेयर की नीड है हम यहाँ से ऑन कर लिए, हमें नीड नहीं है हम यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। तो ये है हमारा लेयर का ऑन ऑफ। नेक्स्ट मैं आपको लेयर के बारे में बता दूँ। लेयर को हम एज अ नंबर ऑफ़ पेजेस में ले सकते हैं। ये मैं क्लियर कर रही हूँ वाइट। हमने क्लियर कर लिया। तो लेयर जो है वो हमारे नंबर ऑफ़ पेजेस होते हैं। एक बैकग्राउंड जो होता है, बैकग्राउंड का जब हमें कलर चेंज करना रहता है, मतलब बेस कलर, तो ये हम यहाँ से सेलेक्ट करके हम बैकग्राउंड का कलर दे सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे हम डबल क्लिक सिंगल क्लिक करेंगे तो इससे हमारे, और यहाँ से हम जैसे ही इस कर्सर को मूव करेंगे ये आप देख सकते हैं अलग अलग शेप अलग अलग क्रिएट कर रही है, जिससे कि हम नया एक बेसिक शेप या कलर हम ले सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा, इसके ऊपर जो है हम नंबर ऑफ़ पेजेस ऐड कर सकते हैं। ये हमारा कलर पिकर टूल है। कलर पिकर टूल है, इसे हम कलर सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये मैंने ये सेलेक्ट किया, मैंने ये सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि ये कलर आ चुका है। आप घबराएं नहीं कि हमारा आर्टबोर्ड कहाँ गया, आर्टबोर्ड यहीं पे है। बस फ़र्क इतना है कि हमने कलर बैकग्राउंड का सेम ले लिया है, इसलिए वो विजिबल नहीं है। हम अगर इसे सेलेक्ट करेंगे, वाइट करेंगे, आप देख सकते हैं कि हमें वाइट बैकग्राउंड मिल चुका है। नेक्स्ट है हमारा, हम इसे लेयर ऐड कैसे करना है। हमें पहली बात, हर चीज़ जो है हमें लेयर बाय लेयर बनानी चाहिए। उसका मतलब ये है, उससे हमारा फ़ायदा ये होता है कि जब हम मैंने ये शेप बनाया, दूसरा मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। अब मान लीजिए मुझे इस रेक्टेंगल को इस सर्कल से अलग करना है, तो वो अलग नहीं होगा। किस लिए? क्योंकि वो एक ही लेयर पे है। कैसे पता चलता है हमें? ये आप देखिए, ये मैं ऑफ़ किया, ऑन किया, ये साथ पे वर्क कर रहा है। मैं अगर इसे इरेज़ करूँगी, मैं अगर इसे इरेज़ करती हूँ, इसका साइज़ इंक्रीज़ करती हूँ इरेज़र का, तो आप देख सकते हैं कि इसके साथ सर्कल भी इरेज़ हो रहा है। लेकिन मैं इस लेयर को डिलीट करती हूँ, क्लियर करती हूँ, 1 मिनट। ये डिफ़ॉल्ट लेयर है, ये डिलीट नहीं होता। अगर मैं इस लेयर पे एक शेप बनाया, ये मैंने क्रिएट किया। नेक्स्ट मैंने लेयर ऐड किया और इसके ऊपर मैंने स्क्वायर बनाया। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर मुझे स्क्वायर को सर्कल से हटाना है तो क्या मैं हटा सकती हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल हटा सकती हूँ। ये देखो, इससे आपको पता चल रहा है कि हमें कितना ही फ़ायदा होता है। मैं यहाँ से इसको हटा सकती हूँ, ट्रांसफॉर्म पे जाके मैं यहाँ पे भी रख सकती हूँ, कहीं भी रख सकती हूँ, मूव कर सकती हूँ। वो नीचे वाली लेयर को जो है डिस्टर्ब नहीं करता। तो ये हमारे लेयर पे वर्क करने का फ़ायदा होता है। अगर हमें लेयर को रीनेम करना है, ये ऑप्शन से बाहर आते हैं। अगर हमें लेयर को रीनेम करना है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, आप इसे लेयर 23 जो लिखा है इसे हम क्लिक करके रखेंगे, लेफ़्ट क्लिक, और हम यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। ऐड लेयर का ऑप्शन यहाँ पे भी देता है, यहाँ पे भी देता है। दोनों तरीके से हम लेयर ऐड कर सकते हैं। हमें डिलीट करना है तो हम इसमें जाएंगे, ड्रैग करेंगे इसके ऊपर और ये हो जाएगा डिलीट। हम अगर इसे हमें रीनेम करना है तो ये हम यहाँ से
ड्रैग करते हुए इधर जाएंगे, हमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन मिलेगा और यहाँ पे हमें जाके अपने लेयर को जो है रीनेम करना है। मान लीजिए इसमें मैंने सर्कल बनाया है तो मैंने लिख लिया सर्कल। यहाँ पे हम ओके करेंगे और ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक सर्कल को रीनेम कर लिया है। उसी प्रकार मर्ज करना है, मान लीजिए ये मर्ज लेयर है तो यहाँ पे एक लेयर एक और था, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, मैं अंडू करके दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं हमें 2 लेयर है, मान लीजिए 2 लेयर और बना लेते हैं, हमारी 4 लेयर टोटल 1 2 3 4। हमें अगर लेयर को मर्ज करना है तो यहाँ से हम मर्ज ऑल करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। अगर हमें सारे को मर्ज नहीं करना है, हमें किसी एक लेयर को मर्ज करना है, हम ऐसे जाएंगे मर्ज विद बिलो, तो ये जो नीचे वाली लेयर है उसके साथ मर्ज कर लेगा। इस तरीके से लेयर वर्क होता है। अगर हमें लॉक करना है तो हम ऐसे जाके लॉक करेंगे, लेयर लॉक हो जाएगी। अगर हमें उस लेयर को हाइड करना है, हम नहीं चाहते कि वो हमारे आर्टबोर्ड पे दिखे, तो हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं। वो यहाँ पे हमें शो होगा, मगर यहाँ पे जो भी उसका वर्क है वो शो नहीं होगा। जैसे मैं दिखाती हूँ, कलर हमने चेंज किया इस लेयर पे, इस लेयर को हमने ओपन कर लिया। पहले तो ये लॉक है, तो हम ये जा कर के लेयर को लॉक हटा दिए। ये हमने यहाँ पे एक और शेप बनाया है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे नहीं दिखे, या तो हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं, या तो हम इस ऑप्शन के अंदर जाके यहाँ से हाइड पे प्रेस कर सकते हैं, जिससे वो लेयर जो है हाइड हो जाती है। तो ये थे हमारे सारे लेयर्स के ऑप्शन। ये हमारे ब्लेंडिंग के ऑप्शंस होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ब्लेंड का मतलब है किसी भी चीज़ को मर्ज करना, मिक्स करना, हम जो है ब्लेंड की मदद से करते हैं। ब्रश को हम इंक्रीज़ कर लेते हैं और ये हमने एक कलर पैटर्न इस लेयर पे दिया है। नीचे में हम एक दूसरा कलर ले लेंगे, ये हमारे नीचे वाली लेयर पे है, और हमें इस दोनों कलर को मान लीजिए ब्लेंड करना है, तो हम इसके अंदर जाएंगे और आप देख सकते हैं ये ब्लेंड कर रहा है। ये आप देख सकते हैं इसका फ़र्क, ये नीचे वाली लेयर के साथ वो ब्लेंड कर रहा है। आप देख सकते हैं अलग अलग कलर पे। तो इस तरीके से जो है हमारा ब्लेंड ऑप्शन जो है वो हम यूज़ करते हैं। लेयर को डिलीट कर लेते हैं। लास्ट वाली लेयर हमेशा डिफ़ॉल्ट रहती है, ये सिर्फ क्लियर होगी, डिलीट नहीं होगी। लास्ट है हमारा ब्रश पैलेट। ब्रश पैलेट भी अगर यहाँ से ऑफ़ हो जाता है तो हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ विंडो पे जाके ब्रश पैलेट को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा कलर एडिटर। कलर एडिटर से हम देख सकते हैं कि हम यहाँ से कलर पिक कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। RGB का मतलब होता है रेड ब्लू ग्रीन, जो प्राइमरी कलर्स हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम अपने मन चाहे कलर्स पे जा सकते हैं। अगर आपको कलर कोड पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कलर का नंबर लिख सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो आप देख सकते हैं जैसे ही हम जो भी कलर हम सेलेक्ट करेंगे, हर एक कलर की एक अलग वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम किसी भी कलर पे जाएंगे, ये अपना उस हिसाब से नंबरिंग को चेंज करता है। तो ये है हमारा कलर एडिटर। लास्ट है हमारा कोपिक लाइब्रेरी या कलर पिक लाइब्रेरी। तो ये जो है काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ये हर कलर्स के हमें डार्क टू लाइट शेड्स देता है। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि ये पर्पल कलर है, इसका नंबर भी यहाँ पे बताया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पर्पल का लाइट है और ये डार्क है, और उसके अंदर जितने भी कलर्स आते हैं वो यहाँ पे एक कलेक्शन बना के रखा है। पिंक हो गया, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये हर कलर्स के हिसाब से उसके पूरे टोन्स को यहाँ पे कलेक्ट करके दिया है, ताकि हमें कलर पिक करने में काफ़ी आसानी हो। तो ये है हमारा कोपिक लाइब्रेरी। तो ये था हमारा टोटल इंटरफेस का पार्ट। यहाँ पे हमने ब्रश पैलेट, टूल बार और लेयर, आर्टबोर्ड और इसके पूरे इंटरफेस को जाना है। नेक्स्ट सेशन पे हम जो हमारा टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये इसका हम इलस्ट्रेशन करना सीखेंगे। तो मैं होप करती हूँ कि आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होगा और हम इस पे ये करना सीखेंगे, इलस्ट्रेट करना सीखेंगे, इसे बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। धन्यवाद।